नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का। वक्त 100 बात की एक बात का। यूपी में मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य समेत बीजेपी के 4 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया, जिनको पार्टी की ओर से मनाने की कोशिश जारी है। सोनू सूद की बहन मालविका के पंजाब की मोगा सीट से लड़ने की अटकलों पर वहां के मौजूदा कांग्रेस विधायक भड़क गए। कोरोना की तेज रफ्तार की वजह से दिल्ली के सभी निजी दफ्तर बंद रहेंगे, यानी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करना होगा। और रक्षा सौदे से जुड़े एक पुराने मामले में हथियार डीलर संजय भंडारी का जिक्र करते हुए बीजेपी ने रॉबर्ट वाड्रा पर निशाना साधा। बड़ी खबर आई अमेरिका से। वहां के मैरीलैंड राज्य के बाल्टीमोर शहर में 57 साल के एक आदमी को सूअर का दिल लगाया गया है। सूअर का दिल, इंसान के शरीर में सूअर के दिल का ट्रांसप्लांट किया गया है। यह दुनिया की पहली ऐसी ट्रांसप्लांट सर्जरी है जिसमें किसी मरीज को सूअर का दिल लगाया गया है। बताया गया कि उस शख्स को दिल की गंभीर बीमारी थी। डॉक्टर उन्हें ह्यूमन ट्रांसप्लांट के लिए मना कर चुके थे। ऐसे में उन्हें सूअर का दिल लगाकर देखा गया और ऑपरेशन के 3 दिन बाद मरीज बिल्कुल ठीक है। इस वजह से यह ट्रांसप्लांट मेडिकल साइंस की बहुत बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। दीपक बिष्ट इस पर और बता रहे हैं। दीपक, और क्या पता चला इस पर? बिल्कुल, देखिए किशोर, इसे बड़ी कामयाबी कहा जा रहा है क्योंकि जानवरों से इंसानों में ट्रांसप्लांट की ये प्रक्रिया इतिहास में पहली बार है। अमेरिकी डॉक्टर और सर्जन की टीम डेविड बेनेट नाम के 57 साल के इस मरीज पर अभी भी नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि इस मरीज को कई गंभीर बीमारियां थी और उसका बचना मुश्किल था, जिसके बाद ट्रांसप्लांट के जरिए उसकी सांसें जिंदा रखी गई हैं। कीर्तिमान ये भी है कि सूअर का दिल इंसान के शरीर में धड़क रहा है। इस कीर्तिमान से उन लोगों के लिए आशा की किरण जरूर बनेगी जिनकी अंगदान की वजह से मौत हो जाती है। अमेरिका में ऐतिहासिक ट्रांसप्लांट सर्जरी हुई है, ऐसी सर्जरी जो दुनिया में आज तक नहीं हुई। वहां दिल की गंभीर बीमारी से जूझ रहे एक मरीज में सूअर का दिल ट्रांसप्लांट कर दिया गया। इंसान के शरीर में सूअर का दिल, यह हुआ है अमेरिका के मैरीलैंड राज्य के बाल्टीमोर शहर में, जहां यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड मेडिकल सेंटर ने 57 साल के डेविड बेनेट नाम के मरीज के शरीर में सूअर का दिल ट्रांसप्लांट कर दिया। अब मरीज का शरीर तो इंसान का है, लेकिन उसकी धड़कनें एक सूअर के दिल की हैं। बताया गया कि डेविड बेनेट को दिल की इतनी गंभीर बीमारी थी कि डॉक्टर जवाब दे चुके थे। उनके मेडिकल रिकॉर्ड भी ऐसे थे कि न तो उन्हें इंसान का दिल दिया जा सकता था, न ही आर्टिफिशियल हार्ट पंप उनके शरीर में लगाया जा सकता था। करो या मरो की स्थिति थी। अब एक ही तरीका था जिससे उनकी जान बच सकती थी, सूअर का दिल। यह एक एक्सपेरिमेंट था, लेकिन और कोई चारा भी नहीं था। अमेरिका के मेडिकल रेगुलेटर ने भी सिर्फ इस वजह से इस ट्रांसप्लांट की इजाजत दी कि अगर दिल नहीं मिला तो मरीज की मौत हो जाएगी। 31 दिसंबर को सर्जरी को इमरजेंसी ऑथराइजेशन मिली। सारी फॉर्मेलिटी पूरी होने के बाद ट्रांसप्लांट शुरू हुआ। 7 घंटे तक ऑपरेशन चला और मरीज में सूअर का दिल लगा दिया गया। ऑपरेशन के 3 दिन बाद मरीज की हालत बिल्कुल ठीक है। उनमें फिलहाल कोई दिक्कत देखने को नहीं मिली है। लेकिन इंसान के शरीर में सूअर का, किसी जानवर का दिल कैसे फिट हो सकता है? भला इंसान का शरीर उसके साथ तालमेल कैसे बैठा पाएगा? तो डॉक्टरों ने यूं ही मरीज में सूअर का दिल ट्रांसप्लांट नहीं कर दिया। मरीज में जिस सूअर का दिल ट्रांसप्लांट किया गया वो कोई आम सूअर नहीं था। ऐसा नहीं था कि किसी भी सूअर को चुना गया और उसका दिल निकालकर मरीज को दे दिया गया। वो जेनेटिकली मॉडिफाइड सूअर था। मतलब कि उसके शरीर में जो जीन्स थे उनमें डॉक्टरों ने अपनी जरूरत के हिसाब से बदलाव किया था। सीधा सा सवाल है कि इंसान का शरीर क्यों किसी जानवर के अंग को स्वीकार करेगा? वो उसके हिसाब से बना ही नहीं है। ऐसे में वो जानवर के अंग को रिजेक्ट कर देगा। इसी वजह से इससे पहले भी जब सूअर के अंगों को इंसान में ट्रांसप्लांट करने की कोशिश की गई तो वो फेल हो गए थे। लेकिन डॉक्टरों ने इस समस्या का समाधान निकाल लिया। उन्होंने सूअर के शरीर में मौजूद वो 3 जीन्स ही निकाल दिए जिनकी भनक लगते ही मरीज का इम्यून सिस्टम सूअर के अंग को रिजेक्ट कर देता है। इसके अलावा सूअर का एक और जीन निकाला गया ताकि उसके दिल के टिश्यू में जरूरत से ज्यादा ग्रोथ न हो। और तो और इंसान के 6 जीन्स भी सूअर में डाले गए ताकि मरीज का शरीर उसके दिल को अपना ले। इसके साथ ही उसे एंटी रिजेक्शन ड्रग्स भी दिए गए। जीन्स को मॉडिफाई करने की इस तकनीक पर कुछ साल से काम चल रहा है और यह तकनीक बहुत अहम है क्योंकि जीन्स ही सूअर के अंगों के इंसान में ट्रांसप्लांट में सबसे बड़ा रोड़ा बनते हैं। अगर सीधे सूअर का दिल मरीज को दिया जाता तो उसका शरीर सूअर के दिल को तुरंत रिजेक्ट कर देता। लेकिन अब वैज्ञानिक सूअर के शरीर से ही खतरनाक जीन्स को निकालने की तकनीक पर काम कर रहे हैं। अब अगला सवाल यह है कि सूअर का दिल ही क्यों? इंसान के शरीर में ट्रांसप्लांट के लिए सूअर का दिल ही क्यों चुना गया? डॉक्टर किसी और जानवर का दिल भी तो इस्तेमाल कर सकते थे।
तो सूअर ऐसा जानवर है जिसके अंग इंसान के अंगों से काफी हद तक मेल खाते हैं। कई साल से सूअर के दिल के वॉल्व इंसानों में ट्रांसप्लांट किए जाते रहे हैं। अभी तो सूअर का दिल इंसान को दिया गया है। इंसानों में ट्रांसप्लांट के लिए सूअर की किडनी, लिवर और फेफड़ों पर भी रिसर्च चल रही है। बल्कि अभी अक्टूबर में तो न्यूयॉर्क में डॉक्टरों ने एक महिला में जेनेटिकली मॉडिफाइड सूअर की किडनी के ट्रांसप्लांट का टेस्ट किया था। तब भी वो बहुत बड़ी कामयाबी मानी गई थी और वो एक्सपेरिमेंट सुर्खियां बन गया था। हालांकि वो महिला ब्रेन डेड थी। अमेरिका में इंसान के शरीर में सूअर के दिल का ट्रांसप्लांट मेडिकल साइंस की बहुत बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। दुनिया भर के डॉक्टर इस ट्रांसप्लांट को उम्मीद की किरण के तौर पर देख रहे हैं। इसे गेम चेंजर माना जा रहा है क्योंकि यह डोनर की कमी के गंभीर संकट से निजात दिला सकता है, लाखों लोगों की जान बचा सकता है। अभी दुनिया में जितने लोगों को अंगों की जरूरत है उसके हिसाब से डोनर मौजूद नहीं है। खासतौर पर अकेले अमेरिका में एक अनुमान के मुताबिक 1 लाख से ज्यादा लोग ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए वेटिंग लिस्ट में हैं। डोनर की कमी इतनी भयानक है कि ट्रांसप्लांट के इंतजार में वहां रोजाना 17 मरीज दम तोड़ देते हैं। अब डॉक्टर उस मरीज को मॉनिटर करेंगे और यह देखेंगे कि उसमें सूअर का दिल काम कर रहा है या नहीं। हालांकि विशेषज्ञ अभी ट्रांसप्लांट को कामयाब नहीं मान रहे क्योंकि आगे क्या होने वाला है उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ट्रांसप्लांट ने मरीज को सांसें तो दी, लेकिन वो सांसें 1 हफ्ता चलेंगी, 1 महीना चलेंगी, 1 साल चलेंगी, आगे चलेंगी, ये तो सर्जरी करने वाले डॉक्टर भी नहीं जानते। सौभाग्य की बात यह कि धार्मिक और भावनात्मक वजह से पूरी दुनिया में लोग अपने मर चुके परिजनों का भी अंगदान करने से कतराते हैं, जिसकी वजह से बहुत से लोगों की मौत हो जाती है। और इसी वजह से मानव अंगों की चोरी, तस्करी जैसे अपराध भी हो रहे हैं, जिनसे निपटने के लिए इंसानों के शरीर में जानवरों के अंग लगाने की कोशिश लंबे समय से चल रही है, जिसके तहत 1960 के दशक में 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को चिंपैंजियों की किडनी लगाई गई थी, लेकिन उनमें सिर्फ 1 आदमी 9 महीने तक जिंदा रह पाया था। जबकि 58 साल पहले अमेरिका में ही एक आदमी को चिंपैंजी का दिल ट्रांसप्लांट किया गया था, चिंपैंजी का, जो 2 घंटे बाद ही मर गया था। और इस बार चूंकि सूअर का दिल ट्रांसप्लांट होने के 3 दिन बाद भी वो आदमी पूरी तरह ठीक है, इसलिए इसे मेडिकल साइंस में नए चमत्कार के तौर पर देखा जा रहा है। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है चीन से। दुनिया भर में कोरोना फैलाने वाले देश चीन में अब हड़कंप मचा हुआ है। कोरोना की वजह से अब चीन में विंटर ओलंपिक्स पर भी खतरा है, इसीलिए बीजिंग में भी हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। विंटर ओलंपिक्स पर कोरोना संकट का साया पड़ता अब साफ दिख रहा है। बीजिंग के पास के शहरों में सख्त लॉकडाउन लगाया जा चुका है। लोगों का शहर से बाहर निकलना तो दूर, घरों से बाहर निकलने पर भी रोक लगा दी गई है। टियानजिन नाम के शहर की दूरी राजधानी बीजिंग से केवल 1 घंटे की ही है और वहां पर हालत यह है कि रोज दर्जनों मरीजों में कोरोना का इंफेक्शन मिल रहा है। पूरा शहर लॉकडाउन है और सरकारी एजेंसियों ने कह दिया है कि जब तक कोरोना के केस 0 नहीं होंगे तब तक लॉकडाउन नहीं हटेगा। ये सभी मरीज कोरोना के खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन के बताए जा रहे हैं। और अब बीजिंग में विंटर ओलंपिक्स के शुरू होने में 1 महीने से भी कम वक्त बचा है। 4 फरवरी से ओलंपिक खेल शुरू होने वाले हैं। अरुण सिंह इस पर और जानकारी दे रहे हैं। अरुण, अब ओलंपिक्स का क्या होगा? किशोर, चीन के कई शहरों में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं, इसलिए चीन ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। कई शहरों में सख्त पाबंदियां लगा दी गई हैं। लोगों से कहा गया है कि वो अपने घरों में रहें जब तक बहुत जरूरी न हो। सरकार की परमिशन के बिना घर से बाहर न निकलें और ऐसे लोगों की संख्या लाखों में है। कई बड़े शहरों में लॉकडाउन लगा दिया गया है। किशोर, सबसे बड़ी चिंता चीन की यह है कि अगले महीने यानी फरवरी में शीतकालीन ओलंपिक खेल होने हैं बीजिंग में। यानी कुल मिलाकर अब स्थिति ऐसी है कि विंटर ओलंपिक्स होने हैं चीन की राजधानी बीजिंग में, जहां कोरोना को पहुंचने से रोकने के लिए चीन ने पूरी ताकत लगा दी है। लेकिन चीन की लाख कोशिश और बेहद सख्त लॉकडाउन के बावजूद कोरोना वायरस अब बीजिंग के बेहद करीब पहुंच चुका है। बीजिंग से केवल 1 घंटे की दूरी पर टियानजिन नाम के शहर में कोरोना वायरस का संक्रमण फैल चुका है और पूरे शहर को चीन की सरकार ने लॉक कर दिया है। लॉकडाउन भी बेहद सख्त, लोगों को जरूरी सामान के लिए भी घर से निकलने की इजाजत नहीं है। बताया जा रहा है कि कुल 2 करोड़ से ज्यादा लोग केवल बीजिंग के आसपास के शहरों में ऐसे हैं जिन्हें सख्त लॉकडाउन झेलना पड़ रहा है। बीजिंग में विंटर ओलंपिक्स 4 फरवरी से शुरू होने हैं, मतलब अब उनमें 1 महीने से भी कम का वक्त बाकी है। अब चीन की सबसे बड़ी चिंता यही है कि अगर वायरस का इंफेक्शन बीजिंग तक पहुंच गया तो विंटर ओलंपिक्स का होना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। जबकि भारत में भी कोरोना मरीज फिर से बढ़ने पर हर राज्य में सख्ती बढ़ा दी गई, जिनमें कर्नाटक भी शामिल है, जहां कड़े नियमों के बावजूद कांग्रेस की पदयात्रा लगातार तीसरे दिन भी जारी रही। कर्नाटक कांग्रेस ने कावेरी नदी पर बांध बनाए जाने की मांग के साथ रविवार को यह पदयात्रा शुरू की थी,
लेकिन कोरोना नियमों को तोड़ने के आरोप में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया समेत कांग्रेस के कई बड़े नेताओं पर एफआईआर दर्ज हो गई। हालांकि मुकदमा दर्ज होने के बावजूद कांग्रेस की यह पदयात्रा तीसरे दिन भी जारी रही। रामनगरम से सामने आई तस्वीर में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार भारी भरकम भीड़ के साथ सड़कों पर नजर आए। क्या नेता और क्या उनके समर्थक सभी पूरे जोश के साथ आगे बढ़ते रहे। ऐसा लगा जैसे किसी को भी कोरोना का डर ही न हो। रास्ते में मौजूद लोग भी नेताओं पर फूल बरसाकर उनका स्वागत करते दिखाई दिए। कर्नाटक में कोरोना के नए मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जिसे देखते हुए वहां 19 जनवरी तक वीकेंड कर्फ्यू और लोगों के एक जगह इकट्ठा होने पर पाबंदी लागू है। इसके अलावा रैलियां, धरनों और प्रदर्शनों पर भी रोक है। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस की 175 किलोमीटर लंबी पदयात्रा जारी रही, जिसमें भारी भीड़ भी मौजूद दिखी। तो वहीं कर्नाटक के दावणगेरे से भी कमोबेश कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। वहां एक धार्मिक कार्यक्रम में कोरोना के खतरे के बावजूद भारी भीड़ जुटी, जिसमें बीजेपी विधायक एमपी रेणुकाचार्य भी शामिल हुए। हालांकि राज्य में महामारी को देखते हुए कई तरह पाबंदियां लागू हैं, लेकिन इसके बावजूद धार्मिक कार्यक्रम में लोगों की भीड़ तो उमड़ी ही। बीजेपी विधायक एमपी रेणुकाचार्य भी उसमें हिस्सा लेने पहुंचे, जो मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के राजनीतिक सचिव भी हैं, जिसके बाद उनके समर्थकों ने जोश में आकर उन्हें अपने कंधों पर बैठा लिया और काफी दूर तक उसी तरह लेकर गए। इस दौरान बीजेपी नेता अपने दोनों हाथ उठाकर वहां मौजूद लोगों का अभिवादन करते रहे। इतना ही नहीं, सैकड़ों लोगों के बीच वहां जमकर पटाखे भी फोड़े गए। दावणगेरे के जिस होनाली इलाके में यह कार्यक्रम हुआ, वहीं से रेणुकाचार्य विधायक भी हैं। बताया गया कि इस धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दूर दूर से लोग वहां पहुंचे थे, जो महामारी के खतरे से बेपरवाह दिखे। लेकिन दिल्ली सरकार ने मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए राजधानी के सभी निजी दफ्तरों को बंद करने का फैसला किया। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने आदेश दिया कि कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली के सभी निजी दफ्तर बंद रहेंगे, यानी निजी दफ्तरों में काम करने वाले सभी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करना होगा। इससे पहले निजी दफ्तर 50% की क्षमता के साथ खुले थे, यानी आधे कर्मचारियों को दफ्तर आकर काम करने की इजाजत थी। हालांकि जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों या जिनको छूट दी गई है, उन पर यह नियम लागू नहीं होगा और वो दफ्तर आकर काम कर सकते हैं। जबकि एक दिन पहले ही दिल्ली में सभी रेस्टोरेंट और बार बंद करने के आदेश दे दिए गए थे, यानी वहां बैठकर खाना खाने की इजाजत नहीं होगी। हालांकि वहां से खाने पीने की चीजों की होम डिलीवरी या खाना पैक कराकर ले जाने की छूट है। इसी के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र से पूरे एनसीआर में दिल्ली जैसी पाबंदियां लगाने की अपील की। हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि दिल्ली के अंदर केवल रेस्ट्रिक्शंस लगाने से काम नहीं चलेगा, आपको पूरे एनसीआर को कवर करना पड़ेगा। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट पर बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज भी आ रही है। जयपुर के सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर सुधीर भंडारी ने दावा किया कि कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट हवा के जरिए भी लोगों में फैल रहा है। इतना ही नहीं, डॉक्टर भंडारी का दावा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के फैलने की रफ्तार डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले करीब 8 गुना ज्यादा है और इसका कम्युनिटी ट्रांसमिशन भी शुरू हो चुका है। डॉक्टर भंडारी ने बताया कि राजस्थान में कोरोना के जितने नए मरीज सामने आ रहे हैं, उनमें 90% से ज्यादा ओमिक्रॉन वेरिएंट के मरीज हैं और पॉजिटिव होने वालों में उन लोगों की तादाद ज्यादा है जिनको वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं। हालांकि डॉक्टर भंडारी ने यह भी साफ किया कि इस बार खतरा ज्यादा नहीं है, क्योंकि ज्यादातर मरीज कम लक्षणों वाले या फिर बिना लक्षणों वाले हैं, इसलिए अस्पतालों में भी मरीजों की भीड़ कम है और आईसीयू भी खाली है। उन्होंने लोगों को सलाह दी कि वो कोरोना के बचाव के नियमों का पूरी तरह पालन करें और वैक्सीन जरूर लगवाएं। जब एसिम्प्टोमेटिक और माइल्डली इन्फेक्टेड पेशेंट जब एयर में अपने वायरसेस को थ्रो आउट करेगा तो वो नेचुरली नेक्स्ट को इफेक्ट कर सकते हैं। अतः एयरबॉर्न थ्योरी को डिनाई नहीं किया जा सकता। तो भवानी क्या कह रहे हैं डॉक्टर की हवा से फैल रहा है? जी किशोर, कोरोना के हवा से फैलने का दावा करने वाले डॉक्टर सुधीर भंडारी न सिर्फ जयपुर के एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल है, राजस्थान सरकार के कोविड एक्सपर्ट पैनल के प्रमुख डॉक्टर भी है। डॉक्टर भंडारी का कहना है कि जिस तेजी से कोरोना फैल रहा है और कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है, उससे लग रहा है कि ये एयरबॉर्न की स्थिति है और इस तेजी का अंदाजा इसी से भी लगा सकते हैं कि राजस्थान में पिछले 10 दिन में कोरोना के केस 25 गुना बढ़ गए। तो खतरा तो बढ़ रहा है, लेकिन सावधानी ही उसका बचाव है। असल में जयपुर के सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर सुधीर भंडारी ने दावा किया कि कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट हवा के जरिए भी लोगों में फैल रहा है।
इतना ही नहीं, डॉक्टर भंडारी का दावा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के फैलने की रफ्तार डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले करीब 8 गुना ज्यादा है। इसका कम्युनिटी ट्रांसमिशन भी शुरू हो चुका है। डॉक्टर भंडारी ने बताया कि राजस्थान में कोरोना के जितने नए मरीज सामने आ रहे हैं उनमें 90% से ज्यादा ओमिक्रॉन वेरिएंट के मरीज हैं और पॉजिटिव होने वालों में उन लोगों की तादाद ज्यादा है जिनको वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है। हालांकि उन्होंने साफ किया कि इस बार खतरा ज्यादा नहीं है क्योंकि ज्यादातर मरीज कम लक्षणों वाले या बिना लक्षणों वाले हैं, इसलिए अस्पतालों में भी मरीजों की भीड़ कम है और आईसीयू भी खाली है। उन्होंने लोगों को सलाह दी कि वो कोरोना के बचाव के नियमों का पूरी तरह पालन करें और वैक्सीन जरूर लगवाएं ताकि तेजी से फैल रही महामारी पर काबू पाया जा सके। हालांकि इसी बीच दिल्ली और मुंबई की बड़ी जेलों में कोरोना विस्फोट हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में दिल्ली की 3 बड़ी जेलों में कोरोना के 114 मामले सामने आए, जिनमें 66 कैदी और 48 जेल कर्मचारी शामिल हैं। और कोरोना की सबसे ज्यादा मार पड़ी दिल्ली की तिहाड़ जेल पर, जहां 42 कैदी और जेल के 34 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव मिले। वहीं दिल्ली की मंडोली जेल में 24 कैदी और जेल के 8 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसके अलावा दिल्ली की ही रोहिणी जेल में 6 कर्मचारियों को कोरोना हो गया, जबकि मुंबई की आर्थर रोड जेल में पिछले 10 दिन में हुई जांच के दौरान 30 कैदियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। जिसे देखते हुए पुलिस वालों को कोरोना से बचाने के लिए देश में कई जगहों पर कोविड केयर सेंटर तैयार कर दिए हुए, जिसकी कुछ तस्वीरें दिल्ली से भी सामने आई, जहां 1000 से ज्यादा पुलिस वालों के कोरोना की चपेट में आने के बाद उनके इलाज के लिए अलग से कई इलाकों में कोविड केयर सेंटर बना दिए गए। ऐसा ही एक 7 मंजिला सेंटर राजधानी के शाहदरा जिले में भी तैयार किया गया, जिसमें कोरोना से जूझ रहे पुलिस वालों के लिए ऑक्सीजन बेड से लेकर आईसीयू बेड और उनके इलाज के लिए दूसरे सभी इंतजाम किए गए। यहाँ पर आईसीयू बेड है क्योंकि ये 7 मंजिल तक है और इस 7 मंजिल में 70 बेड रखे गए हैं। बताया गया कि इसी तरह की सुविधाओं वाला एक कोविड केयर सेंटर रोहिणी इलाके में भी खोला गया, जहां पॉजिटिव होने के बाद पुलिसकर्मी और उनके घर वाले जाकर भर्ती हो सकते हैं। कुछ इसी तरह के इंतजाम मुंबई के कल्याण इलाके में भी पुलिस कर्मियों के लिए किए गए। उन पुलिस वालों के लिए जो इस संकट के समय में लगातार ड्यूटी करते हुए खुद कोरोना की जद में आ गए हैं। पुलिस कर्मियों के लिए यहाँ पर कलीना में पुलिस कोविड केयर सेंटर तैयार किया गया हुआ है। वहां 2 इमारतों को कोविड केयर सेंटर में तब्दील किया गया ताकि पुलिस वालों को समय पर सही इलाज मिल सके। लेकिन देश में एक बार फिर कोरोना के मरीज तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, जिनमें पुलिस वालों की तादाद भी बढ़ती चली गई। राजधानी दिल्ली में अब तक 1000 से ज्यादा पुलिस वाले पॉजिटिव हो चुके हैं, जबकि महाराष्ट्र में बीते 24 घंटों में 298 पुलिसकर्मी कोरोना की चपेट में आ गए। उनमें एक पुलिस वाले की कोरोना ने जिंदगी भी छीन ली। कोरोना पॉजिटिव होने वाले पुलिसकर्मियों में 75 आईपीएस अधिकारी बताए गए। राज्य में बीते एक हफ्ते में 1625 पुलिस वाले कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अकेले मुंबई में बीते 24 घंटे में 120 पुलिसकर्मी कोरोना की जद में आ गए। तो वहीं देश भर में 3000 से ज्यादा अर्धसैनिक बल के जवानों के भी कोरोना पॉजिटिव होने की खबर है। सूत्रों के मुताबिक हवाई अड्डों की सुरक्षा संभालने वाली सीआईएसएफ के अब तक 1300 जवान कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, जिनमें दिल्ली में मौजूद सीआईएसएफ के मुख्यालय में तैनात करीब 45 लोगों को भी कोरोना होने की खबर है, जबकि सीआरपीएफ के 257 और बीएसएफ के 116 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए। वहीं आईटीबीपी के 101 और सशस्त्र सीमा बल के भी 79 जवानों को कोरोना हो गया। इसके अलावा कोरोना की मार से एनएसजी और एनडीआरएफ भी नहीं बच पाई और दोनों ही फोर्स के 3-3 जवान कोरोना से बीमार पड़ गए। हालात रेलवे में भी खराब हो रहे हैं, क्योंकि पश्चिम और मध्य रेलवे के 600 से ज्यादा कर्मचारियों के कोरोना पॉजिटिव होने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद रेलवे ने कर्मचारियों और यात्रियों की सुरक्षा के लिए लोकल ट्रेनों को सैनिटाइज करने समेत कई जरूरी कदम उठाए, ताकि लोकल ट्रेनों की सेवाओं पर महामारी का असर फिर न पड़े। ऐसा पहली बार है जब ट्रेनों को हर फेरे के बाद सैनिटाइज किया जा रहा है। जिसकी एक तस्वीर मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस रेलवे स्टेशन से सामने आई। वहां रेलवे के कर्मचारी पीठ पर केमिकल से भरा डिब्बा लादकर सबसे पहले इन ट्रेनों को चलाने वाले मोटरमैन के केबिन को सैनिटाइज करते हैं और फिर बोगियों की बारी आती है। पूरी तरह से पूरी चीजों को साफ किया जा रहा है ताकि जो कोरोना का संक्रमण है वो प्रसार ना हो। इन ट्रेनों को सैनिटाइज करने के अलावा स्टेशन पर यात्रियों के बैठने वाली जगहों पर भी साफ सफाई का खास ध्यान दिया जा रहा है, चाहे वो कुर्सियां हों या टिकट काउंटर। इस काम के लिए 1-2 नहीं बल्कि कई कर्मचारियों को तैनात किया गया, ताकि कम समय में जल्द से जल्द लोकल ट्रेनों और स्टेशन परिसर को सैनिटाइज किया जा सके और महामारी के खतरे से कर्मचारियों और यात्रियों को बचाया जा सके। मगर मशहूर गायिका लता मंगेशकर भी कोरोना पॉजिटिव हो गई, जिसके बाद उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया। वो मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल के आईसीयू वार्ड में भर्ती हैं, जहां लता मंगेशकर की हालत स्थिर बताई गई। खबर है कि कोरोना की चपेट में आई लता मंगेशकर में हल्के लक्षण पाए गए। 92 साल की गायिका की कोरोना रिपोर्ट 2 दिन पहले पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद लता मंगेशकर के घर वालों ने उनकी उम्र को ध्यान में रखते हुए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने का फैसला लिया था।
जबकि बिहार के मधेपुरा में 84 साल के एक बुजुर्ग को 11 बार कोरोना के टीके लगवाने का दावा करना महंगा साबित पड़ गया। ब्रह्मदेव मंडल नाम के इस बुजुर्ग के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी और पुलिस की एक टीम बुजुर्ग को गिरफ्तार करने उनके घर भी पहुंची। हालांकि वो तो घर पर नहीं मिले, लेकिन वहां मौजूद उनकी पत्नी ने भी बुजुर्ग के उन दावों को सही ठहरा दिया जिसमें उन्होंने शरीर का दर्द दूर होने को बार बार कोरोना के टीके लगवाने की वजह बताया था। यही दावा कुछ दिन पहले सामने आए वीडियो में 84 साल के बुजुर्ग ब्रह्मदेव मंडल ने किया था। मैं चल फिरने में वो समर्थ रहते, दर्द होता हुआ दर्द मेरा खत्म हो गया है। भले ही 11 बार कोरोना के टीके लगवाने से बुजुर्ग को फायदा हुआ हो, लेकिन ये दावा उनके लिए मुसीबत का सबब बन गया, क्योंकि शुरुआती जांच के बाद स्वास्थ्य विभाग ने वैक्सीनेशन के नियम तोड़ने और धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी, जिनकी तलाश में कई जगह छापेमारी भी की गई। वहीं 14 जनवरी को होने वाले मकर संक्रांति के स्नान के लिए उत्तराखंड के हरिद्वार और बिहार के सभी जिलों में प्रशासन ने सख्त नियम लागू किए। हरिद्वार में प्रशासन ने मकर संक्रांति के दिन गंगा नदी में स्नान पर पूरी तरह रोक लगा दी। बताया गया कि कोरोना के बढ़ते खतरे की वजह से यह फैसला लिया गया। 14 जनवरी को साल का पहला बड़ा स्नान है और देश के कई हिस्सों से हरिद्वार में सैकड़ों श्रद्धालु स्नान के लिए पहुंचते हैं, लेकिन प्रशासन की सख्ती के बाद वहां श्रद्धालुओं को स्नान की अनुमति नहीं मिल पाएगी। इसी तरह बिहार में भी मकर संक्रांति के दौरान नदियों के किनारे भीड़ न जुटे, इसके लिए सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए और सभी जिलों के डीएम और एसएसपी को सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए। सौभाग्य की एक बात है कि डेल्टा वेरिएंट में अगर 100 में 25 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराने की नौबत आ रही थी, तो ओमिक्रॉन वेरिएंट की चपेट में आए 100 में 5 या 10 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ रहा है। और हम लोग इसी गलतफहमी में कोरोना की मौजूदा लहर को हल्के में ले रहे हैं, क्योंकि हम ये तो देख ही नहीं रहे कि डेल्टा वेरिएंट के पीक यानी कि चरम पर पहुंचने के दौरान एक दिन में 9 साढ़े 9 लाख लोग ही चपेट में आ रहे थे, जबकि एक दिन पहले पूरी दुनिया में 33 लाख लोग वायरस की चपेट में आ गए थे। यानी ओमिक्रॉन अगर 1/3 कम घातक है तो 3 गुना ज्यादा फैलने की वजह से डेल्टा जितना ही खतरनाक हो चुका है। ओडिशा सरकार ने छात्रों को तोहफा दिया। ओडिशा कैबिनेट ने राज्य सेवा आयोग में प्रतियोगियों के लिए उम्र सीमा 32 से बढ़ाकर 38 कर दी। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने सरकार के सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें बिजली विभाग के कुछ कर्मचारी शिमला में भारी बर्फबारी के बावजूद बिजली लाइन ठीक करने के काम में जुटे नजर आए। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने दिल्ली में कोरोना की प्रिकॉशन डोज लगवाई, जिसके लिए उन्होंने खुद 780 रुपए चुकाए। प्रिकॉशन डोज के लिए कि हम एलिजिबल हैं और उसके बाद आज हमने यहाँ प्रिकॉशन डोज ली। न्यूजीलैंड ने दूसरे टेस्ट मैच में वापसी करते हुए बांग्लादेश को पारी और 117 रन से शिकस्त दे दी। इसी के साथ ये सीरीज 1-1 से बराबर हो गई। न्यूजीलैंड की टीम ने पहली पारी में 6 विकेट पर 521 रन बनाए थे, जिसके बाद बांग्लादेश की टीम पहली पारी में 126 जबकि दूसरी पारी में 278 रनों पर ऑल आउट हो गई। यूपी और पंजाब समेत 5 चुनावी राज्यों में 15 जनवरी तक रैलियों और रोड शो पर रोक के बाद छोटी पार्टियों ने भी डिजिटल तरीके से प्रचार की तैयारी तेज कर दी। इसी कड़ी में ओम प्रकाश राजभर की सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने भी डिजिटल कैंपेन के लिए एक वॉर रूम लखनऊ में तैयार किया, जिसके जरिए पार्टी से जुड़े चुनावी कार्यक्रम और नेताओं के भाषणों को वोटरों तक पहुंचाया जा रहा है। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी पूरी तरीके से तैयार है डिजिटल कैंपेन करने के लिए। फेज 1 10 फरवरी शामली, इस तरीके से पोस्टर्स यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। इस वॉर रूम की कमान ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरुण राजभर संभाल रहे हैं, जिन्होंने बताया कि जल्द ही 10 लाख व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप तैयार किए जाएंगे ताकि पार्टी और गठबंधन की बातों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। हर मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए जनता के बीच में हम अपना संदेश पहुंचा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा में मंदिर तोड़ने के मुद्दे पर जबरदस्त बवाल हो गया। बताया गया कि यह मंदिर नेशनल हाईवे की जमीन पर बना था, जिसे नगर निगम और प्रशासन की टीम ने रातों रात ढहा दिया। लेकिन जैसे ही इसकी जानकारी हिंदूवादी संगठनों को मिली, उनके कार्यकर्ताओं ने हंगामा शुरू कर दिया। पुलिस भी पीछे नहीं रही, उसने प्रदर्शनकारियों को जबरदस्ती गाड़ियों में बैठा लिया और थाने ले जाने लगी। इसके बाद तो मामला और गर्मा गया। पुलिस की कार्रवाई के विरोध में कुछ लोग सड़क पर ही लेट गए और गाड़ियों का रास्ता रोकने लगे। फिर तो पुलिस भी सख्ती के मूड में आ गई। सामने आई तस्वीरों में पुलिस वाले प्रदर्शनकारियों को हाथ और पैरों से उठाकर गाड़ियों में लादते नजर आए। जल्द ही सभी को खदेड़ दिया गया, लेकिन जल्द ही ये मुद्दा गर्मा गया और बीजेपी भी मैदान में कूद पड़ी। कौन अधिकारी इसमें संलिप्तता मिलती है वो दोषी माना जाएगा। अपने आप को घिरते देख प्रशासन ने मंदिर तोड़ने के पीछे नगर निगम को जिम्मेदार ठहरा दिया। नगर निगम ने इसे हटवाया है
और इसे लेके कुछ लोगों में असंतोष है। हालांकि पुलिस प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई से पीछे नहीं हटी और कई लोगों को हिरासत में ले लिया। सौभाग्य की एक बात यह कि आगरा दिल्ली नेशनल हाईवे पर फ्लाईओवर बनाने का काम 8 साल पहले शुरू हुआ था और तब वहां से हनुमान मंदिर को हटाने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने जमीन भी दे दी थी, लेकिन लोगों के विरोध की वजह से मंदिर हटाया नहीं जा सका, जिसे अब चौराहे को सजाने संवारने के नाम पर नगर निगम के आधी रात को हटाया नगर निगम ने। तो हिंदुवादी संगठनों का गुस्सा फूट पड़ा, जिन्होंने आधी रात में मंदिर हटाने को साजिश बताया। तो माहौल बिगड़ता देख प्रशासन ने जांच के आदेश जारी कर दिए, लेकिन हिंदुवादी संगठन उसी जगह मंदिर बनाने पर अड़े। बड़ी खबर आई भोपाल से, जहां 3 दिन से एक वीडियो वायरल है। बताया गया कि वीडियो में दिख रही महिला एक फल बेचने वाले पर सिर्फ इसलिए आग बबूला हो गई क्योंकि उसका ठेला सड़क पर खड़ी महिला की गाड़ी से टकरा गया था। इसके बाद उस महिला ने आपा ही खो दिया और ठेले से एक फल उठाकर सड़क पर फेंक दिया। इस दौरान कुछ राहगीर भी वहां पहुंचे, लेकिन किसी ने उसे नहीं रोका। हालांकि फल वाले ने काफी मिन्नतें की, लेकिन महिला पर कोई असर नहीं हुआ। अब इस मामले में प्रशासन ने दोनों की तलाश का आदेश देते हुए कार्रवाई का भरोसा दिया है। मनोज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज, क्या हुआ यहां पर? जी किशोर, बड़ी चौंकाने वाली खबर है ये भोपाल से, क्योंकि एक संभ्रांत महिला जो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें एक संभ्रांत महिला जिसे प्रोफेसर बताया जा रहा है, वो एक गरीब हाथ ठेले वाले को, जो कि सड़क पर घूम घूम कर फल बेचता है, उसके फलों को सड़क पर फेंकते हुए दिखाई दे रही है। कसूर सिर्फ इतना है उस हाथ ठेले वाले का, क्योंकि उसकी जो हाथ ठेला है वो कार से छू गया था। अब इस घटना का संज्ञान कलेक्टर ने लिया है। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो के आधार पर 3-4 दिन पुरानी घटना है और कलेक्टर ने अब कहा है कि महिला का और हाथ ठेले वाले का पता किया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। असल में भोपाल में 3 दिन से एक वीडियो वायरल है, जिसमें पेशे से प्रोफेसर एक महिला एक फल बेचने वाले आदमी पर भड़क गई। बताया गया कि फल बेचने वाले आदमी का ठेला सड़क पर खड़ी महिला की गाड़ी से टकरा गया था, जिसके बाद उस महिला ने हंगामा शुरू कर दिया और ठेले पर रखे फलों को उठाकर नीचे फेंकने लगी। उस महिला ने एक एक कर कई फल सड़क पर गिराए और इस दौरान वो लगातार बहस करती नजर आई। फल वाले को पहले तो कुछ भी समझ नहीं आया, लेकिन जब उसने महिला को रोकने की कोशिश की तो उस महिला का गुस्सा ज्यादा भड़क गया। इस दौरान कुछ लोग वहां से गुजरते दिखे, जो कुछ देर के लिए रुके तो जरूर, लेकिन किसी ने उस महिला को ऐसा करने से रोका नहीं। बिना मास्क लगाए घूम रहे हैं, इतने बड़े हो गए हैं। 3 दिन पुराना ये वीडियो वायरल होते ही प्रशासन भी एक्शन में आ गया। भोपाल के कलेक्टर ने ट्वीट कर इस मामले में कार्रवाई करने का भरोसा दिया। इस बीच घटना का एक और वीडियो आया, जिसमें महिला ने पहले तो हंगामा किया, फिर फल फेंके और इसके बाद गुस्से में आकर फलों के ठेले को ही पलट दिया, जिससे बचे खुचे फल भी सड़क पर बिखर गए। ये वीडियो उसी वायरल वीडियो का हिस्सा है जो 3 दिन पुराना बताया जा रहा है, जिसमें खड़ी गाड़ी को ठेले से हल्की टक्कर लगने के पर महिला ने आपा खो दिया था और सारे फल सड़क पर फेंक दिए। इतने से भी जब मन नहीं भरा तो वो ठेला ही पलट दिया। आरोप है कि इस दौरान महिला प्रोफेसर ने ठेले वाले को गालियां भी दी। सौभाग्य की एक बात यह कि गुस्सा हम लोगों के जज्बात का हिस्सा है, जो हद से बढ़ जाए तो मानसिक बीमारी बन जाता है। गुस्से में अगर कोई दूसरों को नुकसान पहुंचाने लगे तो कानून की नजर में वो अपराध होता है, जिसकी वजह से भोपाल के कलेक्टर ने ठेले का फल सड़क पर फेंकने वाली महिला का पता लगाने का निर्देश दिया, क्योंकि महिला गुस्से में फल फेंकते समय यह भी भूल गई कि ठेले वाले को सबक सिखाने के चक्कर में वो सड़क से गुजरने वालों के लिए भी मुसीबत पैदा कर रही, जिससे हादसा भी हो सकता था। रूस के वेरोनिश से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें 12 साल की एक बच्ची अपने मुक्कों से पेड़ को धराशायी करती नजर आई। बताया गया कि यह वीडियो 2017 का है, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो बच्ची पेड़ पर ताबड़तोड़ मुक्के बरसाती नजर आई। उसके पंच इतने जबरदस्त थे कि पेड़ के परखचे उड़ने लगे। जंगल में मुक्केबाजी की प्रैक्टिस कर रही वो बच्ची एक पेड़ के पास पहुंची और उसके तने को निशाना बनाकर पंच जड़ने लगी। उसके मुक्के इतने दमदार थे कि वो मजबूत पेड़ भी उनकी मार नहीं झेल पाया। चोट और दर्द की परवाह किए बिना वो बच्ची ताबड़तोड़ मुक्के बरसाती रही। देखते ही देखते उसने पेड़ को बीच से तोड़ डाला। बताया गया कि एवनिका नाम की इस बच्ची के पिता भी बॉक्सर हैं और वो उसे रोजाना कड़ी ट्रेनिंग देते हैं। मुक्के बरसाकर पेड़ को तोड़ना भी उसी का एक हिस्सा है। सौभाग्य की एक बात यह कि मूल रूप से ये लड़की कजाकिस्तान की बताई जाती है, जिसका परिवार अब रूस में रहता है और 3 साल की उम्र से बॉक्सिंग की ट्रेनिंग ले रही है। लड़की 1 मिनट में 650 मुक्के मारने का रिकॉर्ड भी बना चुकी है, जिसकी ट्रेनिंग की शुरुआत मुक्के मारकर घर के दरवाजे तोड़ने से हुई थी और अब तो पेड़ पर भी उसके मुक्के कुल्हाड़ी की तरह चलने लगे हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने जीवाजी विश्वविद्यालय के कुलपति के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया।
इन लोगों ने आरोप लगाया कि कुलपति ने पैसे देकर यह पद हासिल किया और इसी का विरोध करने के लिए ये लोग यूनिवर्सिटी का घेराव करने निकल पड़े। लेकिन वहां पहले से तैनात पुलिस वालों ने उनको आगे बढ़ने से रोकने के लिए पहले वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और जब इससे भी बात नहीं बनी तो पुलिस वालों ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस के एक्शन में आते ही एनएसयूआई कार्यकर्ता लाठियों से बचने के लिए इधर उधर भागते दिखे, लेकिन जो प्रदर्शनकारी पुलिस के हत्थे चढ़ा उसकी जमकर खबर ली गई। हालांकि कुछ देर बाद प्रदर्शनकारी फिर मजबूती के साथ आगे बढ़े और वहां लगी बैरिकेडिंग को हटाने की कोशिश की, जबकि कुछ तो झंडे और डंडे लेकर बैरिकेड पर ही चढ़ गए, जिनको नीचे उतारने के लिए पुलिस ने फिर से डंडे बरसाए, मगर इस बार वो और उग्र हो गए और बताया गया कि इन लोगों ने पुलिस वालों पर पथराव कर दिया, जिसमें आधा दर्जन पुलिस वालों के घायल होने की खबर है। इसके बाद पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेना शुरू कर दिया, जिसका कुछ एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने विरोध करने की कोशिश की, मगर पुलिस के आगे उनकी एक नहीं चली और जल्द ही कई लोगों को हिरासत में लेकर वहां मौजूद एक बस में बैठा दिया गया। इतने पर भी वो लोग शांत नहीं पड़े और जब पुलिस उनको वहां से ले जाने लगी तो कुछ लोग उसी बस की छत पर चढ़ गए और नारेबाजी करने लगे। इनको बस से नीचे उतारने के लिए भी पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। इस प्रदर्शन की अगुवाई एनएसयूआई नेता मंजुल त्रिपाठी ने की, जिन्होंने कुलपति के साथ मौजूदा राज्य सरकार को भी निशाने पर लिया। जो भ्रष्ट अधिकारी बैठे हुए हैं इनको हटाया जाए। ग्वालियर के एएसपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि कोरोना निर्देशों का उल्लंघन करने के आरोप में करीब 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया। कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर भी इनके खिलाफ केस रजिस्टर किया जाएगा। इस हंगामे से पहले एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने कुलपति के खिलाफ वहां एक सभा की, जबकि इस तरह की सभा और रैलियों पर कोरोना की वजह से रोक लगी हुई है। सौभाग्य की बात यह कि ग्वालियर में जीवाजी यूनिवर्सिटी की बुनियाद 57 साल पहले रखी गई थी और 1 महीने पहले प्रोफेसर अविनाश तिवारी को कुलपति नियुक्त किया गया, जो 33 साल से इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाते रहे हैं। लेकिन अचानक कांग्रेस से जुड़े छात्र संगठन एनएसयूआई ने इनकी नियुक्ति में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए आंदोलन छेड़ दिया, जो यूनिवर्सिटी में घुसने से रोकने पर पुलिस से भिड़ गए। मुंबई से अहमदाबाद के बीच तेजस एक्सप्रेस अब 5 दिन नहीं चलेगी। मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलने वाली तेजस एक्सप्रेस अब हफ्ते में सिर्फ 3 दिन ही चलेगी। कोरोना संकट की वजह से रेलवे ने यह फैसला लिया। इससे पहले तेजस एक्सप्रेस हफ्ते में 5 दिन चलाई जा रही थी। प्रधानमंत्री मोदी शाम 4 बजे तमिलनाडु को 11 मेडिकल कॉलेजों की सौगात देंगे। इसके अलावा वो राज्य में चल रही कई और योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे। आईटी और बैंक समेत ज्यादातर सेक्टरों के शेयरों में तेजी रही। इससे सेंसेक्स 226 अंक चढ़कर 60,617 पर बंद हुआ। साथ ही निफ्टी 52 अंक ऊपर 18,056 पर पहुंच गया। दक्षिण अफ्रीका के ऑलराउंडर क्रिस मॉरिस ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान कर दिया। मॉरिस ने बताया कि अब वो कोचिंग करते नजर आएंगे। शरद पवार के महाराष्ट्र सरकार के मंत्रियों के साथ बैठक करने पर सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया। बीजेपी ने सवाल खड़े करते हुए ये पूछ लिया कि उन्होंने किस हक से राज्य के मंत्रियों के साथ मीटिंग की। क्या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने शरद पवार जी को अपने पद का चार्ज सौंपा है? जिसके जवाब में शिवसेना ने पवार को महाविकास आघाड़ी सरकार का मेंटोर बोल दिया। शरद पवार जी महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, महाविकास आघाड़ी सरकार के परामर्शदाता हैं, मेंटर हैं। हरियाणा सरकार ने कोरोना के खतरे को देखते हुए राज्य में एस्मा लागू कर दिया। इस कानून के तहत जरूरी सेवा से जुड़े कर्मचारी 6 महीने तक हड़ताल पर नहीं जा सकते। ये फैसला तब लिया गया जब डॉक्टरों ने अपनी मांगों को मनवाने के लिए एक साथ छुट्टी पर जाने का ऐलान कर दिया। हड़ताल पर जाने की घोषणा करके उस लड़ाई में बाधा डालने का काम किया। डॉक्टरों का आरोप है कि सरकार उनकी तरफ ध्यान देने को तैयार नहीं है। हमने सारी अपनी डिमांड सरकार को भेज दी थी, लेकिन सरकार ने इस पे कोई भी अभी तक फैसला नहीं लिया। हरियाणा में एस्मा लागू होने के बाद अंबाला के सबसे बड़े स्वास्थ्य अधिकारी सामने आए और दावा किया कि अस्पतालों में डॉक्टरों के ऐलान का कोई असर देखने को नहीं मिला। सारी ओपीडी सुचारू रूप से चल रही है, पूरे जिले में सुचारू रूप से चल रही है। बिहार की राजधानी पटना से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां चोरी की शिकायत की रिसीविंग कॉपी मांगने पर पुलिस वाले का गुस्सा भड़क उठा। बताया गया कि एक लड़की सचिवालय थाने में मोबाइल चोरी की शिकायत दर्ज करने के लिए पहुंची थी, जिसने शिकायत की रिसीविंग कॉपी थाने के एसएचओ सीपी गुप्ता से मांग ली। बस इसी बात पर वो पुलिस अधिकारी ऐसे बिफर गया जैसे उस लड़की ने कोई गुनाह कर दिया हो। यहां तक कि उसने शिकायत करने पहुंची लड़की को सलाखों के पीछे डालने की धमकी तक दे डाली। एसएचओ इस कदर गुस्से में तमतमा गया कि उसने अपशब्दों का इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया। कोई बाप के बुलाओ ना, तुम अपना बाप को बुलाओ।
इस बीच कोई दूसरी पुलिस अफसर वहां पहुंच गई, जिसने उस लड़की को रिसीविंग कॉपी मिलने की पूरी प्रक्रिया समझाई। चाहिए मैडम, बाहर तो चले तो अच्छे से बोलिए। उस अधिकारी की बात लड़की को समझ आ गई, तब जाकर यह हंगामा थम सका। सौभाग्य की बात यह कि थाने में अगर किसी रिपोर्ट की रिसीविंग न मिले तो इसका सीधा सा मतलब है कि पुलिस के रिकॉर्ड में केस दर्ज होगा या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और ऐसा पुलिस वाले इसलिए करते हैं ताकि वो अपने इलाके में अपराध कम दिखा सके। जो पटना के सचिवालय थाने के शानदार थानेदार के गुस्से की वजह माना जा रहा है, जिन्होंने पहले मोबाइल छीने जाने की रिपोर्ट की रिसीविंग देने से इनकार किया और जब उन्हें महिला ने अपना परिचय सचिवालय कर्मचारी के तौर पर दिया तो थानेदार और भड़क उठे। पंजाब पुलिस ने पठानकोट हमले के मुख्य आरोपियों के पकड़े जाने का दावा किया और बताया कि शहीद भगत सिंह नगर पुलिस ने आतंकी संगठन इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन के 6 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया, जो बीते साल नवंबर में पठानकोट में आर्मी कैंप पर हुए ग्रेनेड हमले में शामिल थे। इन आतंकियों के पास से पुलिस ने कई हथियार भी बरामद किए, जिनमें 6 हैंड ग्रेनेड, 1 पिस्तौल, 1 राइफल और कारतूस शामिल बताए गए। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों ने स्वीकार किया कि वो पंजाब का माहौल बिगाड़ने की कोशिश में थे और उनकी पंजाब के अलग अलग हिस्सों में आतंकी हमले की साजिश थी, जिसके लिए सभी आरोपी ISYF के चीफ लखबीर सिंह रोड़े के संपर्क में थे। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने पठानकोट में 2 बार हैंड ग्रेनेड फेंकने की बात भी कबूल की। यूपी में बीजेपी ने विधानसभा चुनाव से पहले घर घर अभियान की शुरुआत की, जिसके तहत बीजेपी के बड़े नेता 5 लोगों की अलग अलग टीमें बनाकर राज्य सरकार की उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाएंगे। और इसी कड़ी में योगी सरकार के मंत्री ब्रजेश पाठक लखनऊ के हजरतगंज में एक सिलाई की दुकान पर पहुंचे। उन्होंने वहां सिलाई मशीन भी चलाई। यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से ये इस वक्त मशीन यहाँ पर चला रहे हैं। इससे पहले लखनऊ के दूसरे इलाकों में भी यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और ब्रजेश पाठक ने घर घर जाकर लोगों से मुलाकात की, जहां उन्होंने राज्य सरकार की योजनाओं का फायदा उठाने वाले लोगों को तिलक भी लगाया। जितने लाभार्थी उनसे मिल रहे हैं, उनको तिलक लगा रहे हैं, चंदन लगा रहे हैं, उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच बीजेपी के इस अभियान पर सवाल उठाए। भाजपा के लोग जो संक्रमण के बीच से आए हैं, लोगों के बीच घर घर जाकर घर घर कोरोना न फैला दें। कांग्रेस ने बीजेपी के अभियान को लेकर चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखने की भी बात कही।